नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रेनबो साइंस सर्किट पर। आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स के दूसरे अध्याय प्रकाश का अपवर्तन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को पढ़ रहे हैं। और पिछले क्लास में आप सभी ने देखा था कि लेंस के द्वारा जो विभिन्न स्थितियों पर वस्तुओं को रखकर प्रतिबिंब प्राप्त किया गया था, उस पर हम लोग विस्तार से चर्चा किए थे। और अब जब हमारा क्लास आगे बढ़ रहा है तो आगे हम लोग लेंस से संबंधित जो सूत्र होंगे उस पर चर्चा करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। तो उसके लिए जरूरी हो जाता है कि चिन्ह परिपाटी जो होती है, साइन कन्वेंशन, जो मैक्सिमम लोग हमको लग रहा है कि जो प्रकाश का परावर्तन था, वहाँ जब हम लोग दर्पण पढ़ रहे थे तो और दर्पण में जो दर्पण सूत्र प्राप्त किए थे, तो उसके लिए भी चिन्ह परिपाटी पढ़ा गया होगा, पढ़े होंगे आप सभी। बस उसी तरह की एक स्पेशल, एक विशेष चिन्ह परिपाटी का उपयोग यहाँ लेंसों के लिए भी किया जाता है। तो आज के क्लास में हम लोग उसी विषय पर, उसी टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। और हेडिंग देखिए, आप सभी देख पा रहे होंगे, गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज। अब गोलीय लेंस कहने का मतलब कि जो लेंस हम लोग पढ़ रहे हैं, उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, ये गोलीय लेंस ही है, क्योंकि इसका कम से कम एक सतह गोलीय होता है। वैसे हम लोग जो उत्तल या अवतल लेंस पढ़ रहे हैं अभी, तो उसका दोनों सतह गोलीय है। और आप पढ़े थे उत्तल लेंस का मध्य भाग मोटा होता है और किनारे वाला भाग पतला होता है। फिर इसी तरह से जो अवतल लेंस था, उसके बारे में आपने पढ़ा था कि अवतल लेंस का मध्य भाग पतला होता है, किनारे वाला भाग मोटा होता है। तो जो लोग दर्पण के चिन्ह परिपाटी को पढ़ चुके हैं, उनको पता है कि जैसे आप गणित में पढ़ते होंगे निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्यामिति, बस वही निर्देशांक ज्यामिति के लिए जो चिन्ह परिपाटी प्रयोग की जाती है, वही चिन्ह परिपाटी यहाँ दर्पण और लेंस के लिए भी प्रयोग होता है। तो आज हम लोग कुल मिलाकर के आज के इस टॉपिक में, आज के क्लास में उसी निर्देशांक चिन्ह परिपाटी का उपयोग करना है, हम लोगों को उसी के बारे में डिस्कस करना है। थोड़ा सा मैं आपका ध्यान आकृष्ट करवाता हूँ कि जो लोग पढ़े होंगे निर्देशांक चिन्ह परिपाटी, तो वहाँ आप देखते होंगे कि दो अक्ष लिया जाता था मैथ में। एक क्षैतिज अक्ष होता था, ये जो क्षैतिज धरती के समांतर था, इसको एक्स, एक्स डैश कहा गया था। और जो उदग्र अक्ष होता था, इसको वाई और वाई डैश कहा गया था। ये वाई हो गया, वाई डैश हो गया। दोनों अक्ष है, अक्ष का मतलब हमने पहले भी बताया था आपको, रेखा। दोनों अक्ष एक दूसरे से जहां मिलती है या एक दूसरे को जहां प्रतिच्छेद करती है, उसको ऑरिजिन कहते हैं, मूल बिंदु कहा जाता है। और फिर आपने पढ़ा था कि ये जो एक्स अक्ष है, एक्स एक्स अक्ष है, इस पर इस मूल बिंदु से दाहिने तरफ की दूरियां धनात्मक होती थी, पॉजिटिव होता था, बाईं तरफ की दूरियां ऋणात्मक होती थी, ऊपर की दूरी धनात्मक और नीचे की दूरी ऋणात्मक होती थी। ये चिन्ह परिपाटी आप मैथ में भली भांति पढ़ चुके हैं, मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम लोग इसको जान रहे हैं। बस उसी चिन्ह परिपाटी का प्रयोग हम लोगों को यहाँ आज लेंसों के लिए करना है। और लेंसों कहने का मतलब है कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों के लिए आखिर हम कैसे दूरी मापेंगे, दूरी मापते समय किन चिन्हों का प्रयोग करेंगे, कौन सी दूरियां धनात्मक होगी, कौन सी दूरियां ऋणात्मक होगी, इन सभी चीजों पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। इसलिए आप सभी लोग ध्यान से वीडियो को अंत तक देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। जो यह चिन्ह परिपाटी है, हूबहू इसी तरह का चिन्ह परिपाटी यहाँ लेंस के लिए भी प्रयोग हो रहा है। अब देखिए, ये तो सब आदमी पहचान रहे हैं, इसको लेंस है और लेंस में यह प्रधान अक्ष है। जो लेंस का प्रधान अक्ष है, इसको हम लोग मान लेते हैं यही निर्देशांक ज्यामिति का एक्स एक्स डैश अक्ष है, जो क्षैतिज अक्ष होता था। और लेंस का जो ये मध्य भाग जो ऊपर से नीचे रेखा गई है, इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ा दिए, थोड़ा सा नीचे बढ़ा दिए, और इसको मान लेते हैं वाई वाई डैश अक्ष है। तो मतलब लेंस का जो प्रधान अक्ष हुआ, यह हो गया लेंस का क्षैतिज अक्ष, जिसको एक्स एक्स डैश से सूचित कर दिए। और लेंस का जो मध्य रेखा है, लेंस को दो भागों में जो बांटने वाली रेखा है, उसको हम लोग उदग्र अक्ष कह देते हैं, वाई वाई डैश। और अब देखिए, ये दोनों अक्ष एक दूसरे से कहीं न कहीं मिल रही है। जहां पर ये दोनों अक्ष मिल रही है, उस बिंदु को हम लोग कहते थे प्रकाशीय केंद्र, क्योंकि वह लेंस का मध्य भाग होता था। और आपने यह भी पढ़ा है कि लेंस का जो प्रकाशीय केंद्र होता है, ऑप्टिकल सेंटर होता है, जिसको ओ से सूचित किया जाता है, वही लेंस का मूल बिंदु होता है, वही लेंस का ओरिजिन होता है। और आपने यह भी पढ़ा कि लेंस की सभी दूरियां
उसी प्रकाशीय केंद्र ऑप्टिकल सेंटर से मापी जाती है। तो अब देखिए, जो जिस चिन्ह परिपाटी का उपयोग आप मैथ में करते हैं, सेम वही चिन्ह परिपाटी यहाँ उपयोग किया गया है कि यह मूल बिंदु O हो गया। इस प्रधान अक्ष पर यहाँ से दाएं तरफ की जितनी भी दूरियां होगी, यहाँ लिखा गया है धनात्मक होती है। तीर दाहिने तरफ है, क्योंकि हमारा मूल बिंदु O है, ऑरिजिन है, इसलिए कोई भी दूरी मापना शुरू करेंगे तो O से ही स्टार्ट करना है, प्रारंभ करना है O से। अब O से दाएं तरफ की जितनी दूरियां होगी इस प्रधान अक्ष पर, वे सभी दूरियां धनात्मक होगी। फिर इस O जो प्रकाशीय केंद्र है, इससे बाईं तरफ की सभी दूरियां ऋणात्मक होगी, निगेटिव होगा, माइनस में होगा, वही ऋणात्मक लिख दिया गया है। फिर ऊपर की जितनी दूरियां होगी ये सभी धनात्मक होगा, प्लस में होगा। इस प्रधान अक्ष पर ऊपर के तरफ की जितनी ऊंचाइयां, जैसे कि आप ये देखते थे, ये जो एक्स अक्ष था, इससे ऊपर की सभी दूरियां क्या होती थी, धनात्मक होती थी। फिर इस प्रधान अक्ष से नीचे की सभी दूरियां जो होती है वह ऋणात्मक होती है। बस यही चिन्ह परिपाटी है। इसी को थोड़ा सा हम लोग इसमें कुछ बातें ऐड करेंगे और अपना चिन्ह परिपाटी कंप्लीट करेंगे। देखिए, सबसे पहले 1 नंबर में क्या लिखा गया है कि गोलीय लेंसों में दूरियों को मापने के लिए उसी चिन्ह परिपाटी का उपयोग होता है जिसका उपयोग गोलीय दर्पणों के लिए होता है। मतलब लेंस और दर्पण दोनों में दूरियों को मापने के लिए एक समान चिन्ह परिपाटी का उपयोग किया जाता है। इसे नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी, न्यू कार्टेजियन साइन कन्वेंशन कहते हैं। अब जिस चिन्ह परिपाटी की बात मैं यहाँ गणित के लिए कर रहा था, तो इस चिन्ह परिपाटी का नाम है कार्तीय चिन्ह परिपाटी। और नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी इसलिए इसको कहा जाता है, इससे पहले भी कई चिन्ह परिपाटी थी, लेकिन जो चिन्ह परिपाटी अभी प्रचलित है, जिसको गणित में मान्यता मिली हुई है, वह सबसे नई है, इसलिए इसका नाम नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी या न्यू कार्टेजियन साइन कन्वेंशन कहा जाता है या कहते हैं। तो गोलीय लेंस के लिए या चाहे गोलीय दर्पण के लिए आपसे पूछा जाएगा किस चिन्ह परिपाटी का उपयोग होता है, तो आप कहेंगे जो नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी है उसी का उपयोग गोलीय लेंस या गोलीय दर्पण में दूरियों को मापने के लिए किया जाता है। ये 1 नंबर था। दूसरा नंबर देखिए लिखा गया है, क्योंकि लेंस का मूल बिंदु प्रकाशीय केंद्र O होता है, इसलिए लेंस में सभी दूरियां प्रकाशीय केंद्र O से मापी जाती है। इस पर हमने पहले चर्चा कर दिया। लेंस कहने का मतलब उत्तल लेंस, और यहाँ देखिए अवतल लेंस है। दोनों लेंसों के लिए एक ही बात है। अवतल लेंस में भी देख लीजिए, यह प्रधान अक्ष हो गया, यह लेंस का मध्य भाग बांटने वाली बीच की रेखा हो गई। दोनों जहां मिलती है उसी को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं, प्रकाशीय केंद्र। इस मूल बिंदु से दाएं तरफ की सभी दूरियां इस प्रधान अक्ष पर धनात्मक होगी। इस मूल बिंदु से बाईं तरफ की सभी दूरियां प्रधान अक्ष पर ऋणात्मक होगी। मूल बिंदु से ऊपर की दूरियां देखिए धनात्मक, प्रधान अक्ष से ऊपर की दूरियां धनात्मक और प्रधान अक्ष से नीचे की दूरियां ऋणात्मक होती है। तो जो बात उत्तल लेंस पर लागू होता है वही नियम अवतल लेंस पर भी लागू होता है। तो दूसरा पॉइंट लिखा गया है, चूंकि लेंस का मूल बिंदु प्रकाशीय केंद्र O होता है, इसलिए लेंस में सभी दूरियां प्रकाशीय केंद्र O से मापी जाती है। क्लियर हो गया? तो जितनी भी दूरी आप होगा, चाहे वो उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, तो उसमें सभी दूरियां प्रकाशीय केंद्र O से मापी जाएगी। और आप पढ़े थे दर्पण में कि दर्पण का मूल बिंदु ध्रुव P हुआ था, पोल हुआ था, इसलिए दर्पण में सभी दूरियां ध्रुव P से पोल से मापी जाती थी। जबकि यहाँ लेंस के लिए याद रखेंगे कि लेंस में सभी दूरियां प्रकाशीय केंद्र O से मापी जाएगी। ये दूसरा पॉइंट था। अब तीसरे नंबर पर आइए, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष पर मूल बिंदु O से दाईं ओर की दूरियां धनात्मक और बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक होती है। अब समझिए, प्रधान अक्ष पर ये जो x डैश अक्ष है, यही है प्रधान अक्ष, इस पर यह मूल बिंदु O है। तो इस O से दाहिने तरफ की जितनी दूरियां होगी वे सभी दूरियां क्या हो जाएगी, धनात्मक होगी। सभी दूरियां धनात्मक होगी, जबकि इस प्रधान अक्ष पर इस मूल बिंदु से बाईं तरफ की जितनी दूरियां होगी वे सभी दूरियां ऋणात्मक होगी। इसी प्रकार प्रधान अक्ष से ऊपर की दूरियां धनात्मक और नीचे की दूरियां ऋणात्मक होती है। मतलब इस प्रधान अक्ष से ऊपर की जितनी भी दूरी होगी धनात्मक और नीचे की सभी दूरियां ऋणात्मक। इसमें भी प्रधान अक्ष से ऊपर की दूरी धनात्मक और नीचे की दूरी ऋणात्मक, जबकि प्रधान अक्ष से दाईं ओर की दूरियां धनात्मक और बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक, निगेटिव होता है। ये तीसरा पॉइंट था।
चौथा पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। आपने देखा था दर्पण के चैप्टर में कि जो हमारी ये चिन्ह परिपाटी है, मैं एक चीज आपसे शेयर करना भूल गया। वैसे दर्पण के चैप्टर में हम लोग चर्चा किए थे, आखिर इसका नाम परिपाटी क्यों रखा गया। परिपाटी को हम लोग प्रथा कह सकते हैं। हमारे यहाँ जो प्रथा है कि खास करके जब कोई उत्सव होता है हम लोग खुशी मनाते हैं, एक तरह से ये प्रथा है। भोज भात और सब चीजें, नाच गान, कई भजन कीर्तन, कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यह केवल एक प्रथा है। और प्रथा के बारे में और बात बताऊंगा, जैसे आप शर्ट पहनते हैं तो उसमें बटन आगे से होता है, यह भी एक प्रथा है, परिपाटी है। आप चाहें तो बटन साइड में भी लगवा सकते हैं अपने टेलर मास्टर को कह करके। अगर आप बटन साइड में लगाते हैं तो ये कानूनन अपराध नहीं होगा। बिना बटन का भी लोग कुर्ता पहनते हैं, बहुत कपड़े हैं जिसमें बटन होता ही नहीं है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रथा और नियम में फर्क है। नियम मतलब जो कहीं किताब में छप गया, कानूनी तौर पर जिसको मान्यता मिल गई, और उसका अगर हम लोग पालन नहीं करते हैं तो दंड मिल जाएगा। लेकिन जो प्रथा है, परिपाटी हमारे यहाँ प्रथा है कि हम बड़ों का रिस्पेक्ट करते हैं, आदर करते हैं, ये एक प्रथा है, यह कहीं कानून नहीं है, यह प्रथा रिस्पेक्ट। आप रिस्पेक्ट करेंगे तो आपका जीवन खुशहाल होगा, बस यही बात है। तो प्रथा का मतलब यहाँ हो गया, परिपाटी का मतलब हो गया कन्वेंशन कहते हैं अंग्रेजी में। ये माना गया, जैसे हमारे यहाँ तराजू पर किसी सामान को तौलते हैं, हमारे घर में जो तराजू होती है वो पुराने समय की तराजू, तो उसमें देखे होंगे दो पलड़ा होता है, बायां और दायां। तो बाएं पलड़े पर हम लोग क्या करते हैं, बैठखरा रख देते हैं, बाट रख देते हैं, और दाएं पलड़े पर जिस वस्तु को मापना होता है उस वस्तु को रखते हैं, चावल गेहूं चीनी जो भी रखना हो उसको रख देते हैं। ये प्रथा है। आप चाहें तो दाएं पलड़े पर ही बाट को रख दें, बाएं पलड़े पर सामान रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, द्रव्यमान या वजन उतना ही रहेगा। तो उसी तरह से ये प्रथा या परिपाटी का मतलब है कि विज्ञान में इसको मान लिया गया है। तो अब मान लिया गया है तो हम लोग उसी प्रथा, उसी परिपाटी का उपयोग करते हैं, उसी को मेंटेन रख के आगे बढ़ते जा रहे हैं। हो सकता है आने वाले समय में इस परिपाटी में कुछ चेंजिंग भी हो सकता है। तो यहाँ देखिए, जो अभी तराजू की बात मैं कर रहा था आपसे, तो तराजू में क्या होता है कि बाएं पलड़े पर जनरली मोस्टली क्या होता है कि बाएं पलड़े पर वाट होता है, जो बटखरा रहता है वो रहता है, और दाएं पलड़े पर जिस वस्तु को मापना रहता है उसको रखते हैं। यह एक प्रथा है। उसी तरह से यहाँ लेंस में भी जब हम लोग वस्तु को रखते हैं, प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं, तो वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखी जाती है, लेंस के बाईं तरफ। यहाँ भी लेंस के बाईं तरफ। अब सोचिए, बाईं तरफ वस्तु होगी तो किरण, तो प्रकाश की किरण बाएं से दाएं तरफ जाएगी और फिर प्रतिबिंब बनेगा। तो चूंकि वस्तु चाहे वो उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, वस्तु हमेशा बाईं ओर ही रखी जाती है। और जब वस्तु बाईं ओर रखी जाएगी तो मूल बिंदु से बाईं ओर की दूरियां क्या होगी, ऋणात्मक होगी, निगेटिव होगा, माइनस में होगा। इसलिए याद रखना है कि वस्तु की दूरी, जिसको हम लोग यू भी कहते हैं, स्मॉल यू, अंग्रेजी का छोटा यू कहते हैं, तो वस्तु की दूरी यू का मान हमेशा ऋणात्मक होता है। वही चीज यहाँ लिखा गया है 4 नंबर में कि वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखी जाती है, इसलिए वस्तु की दूरी u का मान हमेशा ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है। अब आते हैं 5वें नंबर पर। इस चिन्ह परिपाटी के अनुसार उत्तल लेंस की फोकस दूरी f, स्मॉल f धनात्मक और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अब देखिए, जो चिन्ह परिपाटी है क्या कहता है कि उत्तल लेंस में क्या हुआ था, आप याद कीजिए, जो फोकस दूरी हम लोग पढ़े थे उसमें आपने पढ़ा था कि ऐसे प्रधान अक्ष था, ऐसे समांतर किरणें आई थी, और ये किरण अपवर्तन के बाद यहाँ फोकस पर आकर मिल गई थी, अपवर्तन के बाद फोकस, और यहाँ पर आपका प्रकाशीय केंद्र O था। इसमें वैसे और सब भी चीज था जिसको मैं अभी इंडिकेट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ O जो प्रकाशीय केंद्र है और यहाँ F जो फोकस है, तो प्रकाशीय केंद्र से फोकस के बीच की दूरी को ही फोकस दूरी कहे थे। ये F देखिए दाहिना तरफ हो गया, जो मूल बिंदु है ना प्रकाशीय केंद्र, तो इस मूल बिंदु से दाएं तरफ इसका फोकस दूरी था। तो मूल बिंदु से दाएं तरफ कोई दूरी होगी तो क्या होगा, धनात्मक होगा। जबकि आपको अगर अवतल लेंस का डायग्राम याद होगा तो याद कीजिए कि अवतल लेंस में क्या हुआ था, ऐसे प्रधान अक्ष था, ऐसे समांतर किरणें आई थी, ये इधर चली गई थी, ये इधर चल गई थी, इसको पीछे बढ़ाए थे तो यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हुई थी, ये किरण था। हम लोग यहाँ रफ डायग्राम मैं खींच रहा हूँ, फ्रेश डायग्राम आपकी कॉपी में बना होगा। यहाँ पर प्रकाशीय केंद्र O था, तो इस अवतल लेंस में इस O से F
O से F1 के बीच की दूरी होता था फोकस दूरी। तो अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है वो मूल बिंदु से बाएं तरफ जा रही है, जबकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी दाएं तरफ जा रही है। और आप सभी जानते हैं कि मूल बिंदु से बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक और दाईं ओर की दूरियां धनात्मक। तो उत्तल लेंस में फोकस दूरी मूल बिंदु से दाईं तरफ है, जबकि अवतल लेंस में फोकस दूरी मूल बिंदु से बाईं तरफ है। इसलिए यहां लिखा गया है 5 नंबर में कि इस चिन्ह परिपाटी के अनुसार उत्तल लेंस की फोकस दूरी f धनात्मक और अवतल लेंस की फोकस दूरी f ऋणात्मक होती है। फोकस दूरी को स्मॉल f से सूचित करते हैं, जैसे वस्तु की दूरी को स्मॉल u से सूचित करते हैं। तो मेरे अंदाज से शायद आप लोग इस बात को भी समझ गए होंगे। वैसे जहां फोकस दूरी आप लिखे हैं गौर से देखिए, तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है, जो लंबाई है, वह मूल बिंदु O से दाएं तरफ पड़ता है, जबकि अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है स्मॉल f, वह मूल बिंदु O से बाईं तरफ पड़ता है। इसलिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक पॉजिटिव होगा, जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक निगेटिव होगा। इस बात को हमेशा एकदम स्मरण में रखना है सबको। लास्ट पॉइंट अब आते हैं प्रतिबिंब के लिए, कि वास्तविक प्रतिबिंब के लिए प्रतिबिंब की दूरी भी का मान धनात्मक होता है, जबकि आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए प्रतिबिंब की दूरी भी का मान ऋणात्मक होता है। अब इसको समझा जाए, आप याद कीजिए प्रतिबिंब बनने के जो कंडीशंस थे, वहां आपने देखा था कि वास्तविक प्रतिबिंब कहां बना था, उत्तल लेंस के पहले से 5वें कंडीशन तक, पहले से 5वें कंडीशन तक उत्तल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब था, जबकि उत्तल लेंस के 6ठे कंडीशन में और अवतल लेंस के पहले और दूसरे कंडीशन में, इधर इसमें सब में आभासी या काल्पनिक था। तो कुल मिला के जो 8 कंडीशन आपने देखा उत्तल और अवतल लेंस का, उसमें 5 कंडीशन में वास्तविक प्रतिबिंब और 3 कंडीशन में आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। आप याद कीजिए कि वास्तविक प्रतिबिंब जहां भी बना वो सब लेंस के मूल बिंदु के दाईं तरफ था। जैसे उत्तल लेंस में जो हम लोग प्रतिबिंब बनाए थे, ये हमारा उत्तल लेंस है, इसमें ऐसे प्रधान अक्ष था, मान लेते हैं यहाँ वस्तु है, एक किरण समांतर आती थी, ऐसे फोकस से निकल गई, दूसरी किरण प्रकाशीय केंद्र से गई और यहाँ पर आपका प्रतिबिंब बनता था, ये O है। तो देखिए वस्तु की दूरी, वस्तु तो मूल बिंदु से बाईं तरफ है, यहाँ से यहाँ, ये हो गया वस्तु की दूरी, मूल बिंदु से जितना दूर पर वस्तु है इसको U कहे थे। लेकिन प्रतिबिंब की दूरी जो होता है, ये मूल बिंदु से दाहिना तरफ, यहाँ ये हो गया प्रतिबिंब की दूरी, और प्रतिबिंब की दूरी को स्मॉल v से सूचित करते हैं। तो जितना भी वास्तविक प्रतिबिंब बना है उत्तल लेंस में पहले से 5वें कंडीशन तक में, वो पांचों स्थितियों में जो प्रतिबिंब होता था वह इस मूल बिंदु से दाहिने तरफ होता था। तो मूल बिंदु से जब दाएं तरफ कोई दूरी रहेगी तो देखिए हमारा चिन्ह परिपाटी कहता है कि वह दूरी धनात्मक होगा। लेकिन इसी का जो 6ठा कंडीशन था, तो 6ठा कंडीशन में बाएं तरफ प्रतिबिंब बना था, जिसमें आभासी सीधा हुआ था। और अवतल लेंस का जो आपने पिछले क्लास में पढ़ा था 2 कंडीशन, तो अवतल लेंस के दोनों कंडीशन में प्रतिबिंब क्या हुआ था, इस मूल बिंदु से बाएं तरफ था। तो दोनों कंडीशन में प्रतिबिंब बाएं तरफ था क्योंकि प्रतिबिंब आभासी था। तो यहाँ एक चीज फाइनल हो गया, लेंस उत्तल रहे अवतल रहे इस पर हम लोगों को नहीं जाना है। प्रतिबिंब की दूरी में जब चिन्ह निर्धारित करेंगे तो उसमें यह देखना है आपको कि प्रतिबिंब वास्तविक है या प्रतिबिंब आभासी है। अगर प्रतिबिंब वास्तविक है, रियल इमेज बन रहा है, तो वहां पर आपको प्रतिबिंब की दूरी भी का मान हमेशा धनात्मक लेना है, पॉजिटिव लेना है। लेकिन यदि प्रतिबिंब आभासी या काल्पनिक है, वर्चुअल इमेज है, तो उस स्थिति में आपको प्रतिबिंब की दूरी भी का मान ऋणात्मक लेना है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के प्रतिबिंब की दूरी भी क्लियर हो गई। U तो फाइनल है कि U जो वस्तु की दूरी है वह हमेशा ऋणात्मक होगा, भी जो प्रतिबिंब की दूरी है वह भी फाइनल हो गया कि अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो भी प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक होगा, और प्रतिबिंब आभासी या काल्पनिक है तो प्रतिबिंब की दूरी भी का मान ऋणात्मक होगा। अब बच गया आपको इसमें क्या, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी लेंस से ही याद रहेगा, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक। तो ये कुल मिलाकर के ये आज के लिए जो चिन्ह परिपाटी थी, गोलीय लेंसों में जो हम लोग दूरियों को मापेंगे, न्यूमेरिकल्स बनाएंगे आगे, जो लेंस सूत्र प्राप्त करेंगे, प्रूव्ड करेंगे, इन सभी चीजों में आपको इन दूरियों का ही ख्याल रखना है। जहां कहीं भी आप लेंस में कोई दूरी मापेंगे तो इसी चिन्ह परिपाटी का उपयोग करेंगे। और आपको एक बार फिर से मैं याद दिला रहा हूं, इस चिन्ह परिपाटी को कहते हैं नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी, न्यू कार्टेजियन साइन कन्वेंशन। तो ध्यान रखेंगे आप सभी इस चिन्ह परिपाटी का।
और एक एक करके सभी पॉइंट्स को ध्यान से समझेंगे, डायग्राम बनाएंगे घर में। डायग्राम ये बहुत महत्वपूर्ण होता है इस चैप्टर को समझने के लिए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट होगा कि डायग्राम जब भी बनाइए बड़ा बनाइए, फ्रेश बनाइए, पेंसिल से बनाइए, स्केल का मदद लीजिए, पूरा बड़ा और क्लियर होना चाहिए डायग्राम। तो निश्चित रूप से विषय वस्तु को, टॉपिक को समझने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा, काफ़ी सुविधा हो जाएगी। तो बस इसी उम्मीद के साथ अब हम क्लास ख़त्म करेंगे कि आज आप लोग बढ़िया से बातों को समझे होंगे। और इन सभी चीज़ों को आप में एक सबसे बड़ी कमजोरी है कि बहुत लोग हैं जो बाद में कमेंट्स करते हैं कि सर समझ में नहीं आया। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पहले वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, अगर समझ में नहीं आवे तो एक बार और देख लीजिए, लेकिन एक बार दो बार जब पूरा वीडियो देखते हैं उसके बाद आप विचार कीजिए कि अब मेरे समझ में बात आई कि नहीं आई। आप करते क्या है, थोड़ा देर 5 मिनट 2 मिनट वीडियो देखते हैं, बंद कर देते हैं। ऐसा करने से आप कभी नहीं समझ पाएंगे। जब तक पूरी बात को नहीं आप देखते हैं, पूरी बात को समझने का प्रयास नहीं करते हैं, फिर ये विषय वस्तु समझ में नहीं आ सकती है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी वीडियो देखें तो शुरू से अंत तक देखें, और फिर अगर आप कॉपी में जो चीज़ नोट करते हैं उसको फिर बार बार रिवीजन करें, डायग्राम बनाएं। तो मुझे उम्मीद है कि ये फिजिक्स बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही आसान टॉपिक है। इसलिए आप सभी लोग इन बातों को ध्यान में रखकर अच्छे ढंग से तैयारी कीजिए। बस इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करेंगे। अब एक रिक्वेस्ट आप लोगों से कि जो लोग लेट से चैनल पर आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस साइंस क्लास का जो यूट्यूब पर उपलब्ध हो रहा है कंटिन्यू, उसका लाभ उन्हें भी प्राप्त हो सके। तो बस इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं, आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।